नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मौत का नाच नॉवल का पार्ट 12। इसके बाकी के 11 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो आपको उनके लिंक्स ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मौत का नाच नॉवल का पार्ट 12। टेलीफोन की घंटी बजी। फ़ोन देवाराम ने उठाया। तुकाराम, दूसरी ओर से कोई बोला। आप कौन? तुकाराम को फ़ोन दो। आप कौन बोल रहे हैं? लाल सूरज। लाल सूरज, क्या मतलब? फ़ोन मुझे दो। एकाएक तुकाराम अपने भाई से फ़ोन झपटता हुआ बोला। हेलो हेलो। तुकाराम, हाँ बोल रहा हूँ। तुकाराम, मैं तुम्हारा वही खैरख्वाह बोल रहा हूँ जिसने कल तुम सब लोगों को बखिया की गिरफ्त में आने से बचाया था। पहचाना? पहचाना। देख लो, मेरी खबर गलत नहीं निकली थी। शुक्रिया। जिस होशियारी से तुमने रॉड्रिगेज का सफाया करके बखिया का दायां हाथ काटा है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हमारा एक भाई भी तो हलाक हो गया। जंग में नफ़ा नुकसान चलता ही है बिरादर। हाँ, अब कैसे फ़ोन किया? तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने के लिए जिससे तुम बखिया का ही पत्ता साफ कर सकते हो। अच्छा? तुकाराम धड़कते दिल से बोला। हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत ही गोपनीय खबर दे रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। आज शाम 7 बजे बखिया अपने बीमार भाई से मिलने कल्याण जा रहा है। अकेला? बिल्कुल अकेला तो वो कभी कहीं नहीं जाता, लेकिन कम से कम अपने लाव लश्कर के बिना जा रहा है। यानी उसके साथ उसके ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक बॉडीगार्ड होगा। लेकिन मैंने सुना है वो हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करता है। ठीक सुना है तुमने, इस बार भी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही होगा। तो लेकिन इस बार उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का पिछला शीशा बुलेट प्रूफ नहीं होगा। अच्छा? हाँ, और इस बात की खबर खुद बखिया को नहीं होगी, उसके बॉडीगार्ड या ड्राइवर को नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। पक्की बात? एकदम पक्की बात। कल्याण में बखिया के भाई का पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हो नहीं सकता कि कल्याण में बाज बहादुर बखिया को बच्चा बच्चा न जानता हो। 8 बजे बखिया कल्याण में अपने भाई के पास होगा। लौटेगा कब? अगली सुबह। जानकारी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो हुआ, लेकिन अगर बखिया का फातिहा पढ़कर दिखाओ तो माने बिरादर। कल्याण गया बखिया वापस बंबई नहीं लौटेगा। जानकर खुशी हुई। तुम अपना परिचय नहीं दोगे? अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद तुमसे आकर मिलूंगा। वक्त कब आएगा? जल्द, बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज। संबंध विच्छेद हो गया। विमल, बालेराम और देवाराम एक कार में सवार होकर कल्याण पहुंचे। वहां बाज बहादुर बखिया के बंगले का पता उन्हें चुटकियों में मालूम हो गया। बंगला आबादी से अलग थलग एक तन्हा जगह पर निकला। बंगले के आगे एक घना बाग था, जिसमें से गुजरता अर्धवृत्ताकार ड्राइववे बंगले की पोर्टिको तक पहुंचता था। वो ड्राइववे कोई 2 फरलांग लंबा था, यानी कि बंगले के कंपाउंड के फाटक में और बंगले में कोई 2 फरलांग का फासला था। बंगले के चारों तरफ बंगले को घेरती हुई ऊंची 4 दीवारी थी, लेकिन उसे फांदना कोई बड़ी बात नहीं थी। बंगले में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन बंगले में या उसके इर्द गिर्द कोई पहरेदार जैसा इंतजाम उन्हें ना दिखाई दिया। बाहर कंपाउंड के फाटक पर एक दरबान जरूर बैठा था, लेकिन उसे भी उन्होंने कई बार कितनी देर तक फाटक पर से गायब हो जाते देखा। एक लंबी मंत्रणा के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि बखिया को कहीं सूट किया जा सकता था तो बंगले और बाहर के फाटक के बीच की 2 फरलांग की राहदारी में। वहां गाड़ी की रफ्तार मामूली होना लाजमी था, और राहदारी के इर्द गिर्द उसी झाड़ियों में या उनसे परे हुए पेड़ों में बखूबी ओट ली जा सकती थी। बखिया को कल्याण तक की भरी सड़क पर सूट करना खतरे से खाली नहीं था, और तेज़ रफ्तार गाड़ी में उस पर ठीक से निशाना लगा पाना भी मुश्किल था। आगे गाड़ी के पोर्टिको में जा लगने पर भी वो काम बहुत असंभव हो जाने वाला था। वो रात 8 बजे के करीब जब यहाँ पहुँचेगा, भालेराम बोला, तो तब तक यहाँ अंधेरा छा चुका होगा। 4 दीवारी फांद कर यहाँ झाड़ियों में आ छुपना मामूली काम होगा। जब उसकी गाड़ी झाड़ियों से गुजरेगी तो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा बखिया मुझसे मुश्किल से 10 फुट दूर होगा। मैं बड़ी आसानी से उसे अपनी गोली का निशाना बना लूँगा। ऐसा तुम करोगे? विमल बोला। हाँ, बालेराम बोला। मैं क्यों नहीं? विमल बोला। मैं क्यों नहीं? देवाराम बोला। क्योंकि मेरा निशाना तुम दोनों से बढ़िया है, बालेराम बोला। देवा जानता है, लेकिन विमल ने कहना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, बालेराम दृढ़ स्वर में बोला। ये काम मेरे ही काबिल है। तुम बाहर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठोगे और देवा 4 दीवारी पर लेटे हुए मुझे वापस दीवार पर चढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। बखिया को गोली मारते ही हमने 1 सेकंड भी नष्ट किए बिना यहाँ से फूट जाना है। अगर पिछला शीशा बुलेट प्रूफ निकला तो? देवाराम संदिग्ध भाव से बोला। तो बखिया नहीं मरेगा, बस हम पर कोई आँच फिर भी नहीं आने वाली। जब तक उन लोगों को सूझेगा कि कार पर गोली चलाई गई थी, और फिर जब तक कार रुकेगी
और बकिया का बॉडीगार्ड उसमें से बाहर निकलेगा तब तक तो हम कार में सवार होकर यहाँ से कूच भी कर चुके होंगे। ये भी हो सकता है, विमल बोला, कि गोली चलने पर बकिया का ड्राइवर गाड़ी रोकने की जगह पोर्टिको की सुरक्षा में पहुंचने के लिए उसकी रफ्तार बढ़ा दे। सरासर हो सकता है, बालेराम बोला। लेकिन देवाराम बोला, अगर बकिया अकेला ना हुआ तो उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड से लदी और भी गाड़ियां हुई तो फिर हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। और क्या, तो हमें ठंडे ठंडे वापस लौट जाना पड़ेगा। फिर वे वापस बम्बई लौट गए। ठीक 5 बजे बकिया अपने कंप्यूटराइज्ड वॉल के दरवाजे के सामने मौजूद था। उस वक्त उसके साथ केवल मैक्सवेल परेरा था। कंप्यूटर का इलेक्ट्रिक रिमोट कंट्रोल बटन वो दबा चुका था। 1 मिनट बाद कंप्यूटर में से एक पर्ची निकली। बकिया ने बड़े व्यग्र भाव से पर्ची पर झपट्टा मारा। उसने पर्ची पर लिखा नंबर पढ़ा और पर्ची के कई टुकड़े करके उन्हें हवा में उड़ा दिया। दरवाजे पर लगे डायल पर उसने वो नंबर डायल किया। हैंडल पकड़कर उसने दरवाज़ा खोला। भीतर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। भीतर सोना ही एक ऐसी चीज़ थी जो पिघल चुकने के बाद भी सलामत किसी काबिल लग रही थी। बाकी सब सुहा हो चुका था। करोड़ों की हेरोइन, नोटों की गड्डियाँ, लिटिल ब्लैक बुक, हर चीज़ सुहा। तबाही के उस आलम में डायरी की सलामती नामुमकिन थी। लेकिन फिर भी बकिया ने सेफ में मौजूद सामान के भग्नावशेषों को कुरेद कर देखा। उसे डायरी की राख तक न मिली। सोहल, वो दांत किटकिटाता हुआ बोला, सोहल, बकिया तेरा खून पी जाएगा। बकिया तेरी बोटी बोटी को चील कौवों का निवाला बनाकर छोड़ेगा। बकिया तेरी हस्ती मिटा देगा। बकिया का वो रौद्र रूप देखकर परेरा को डर लगने लगा कि क्रोध के आधिक्य में कहीं बकिया पागल ही ना हो जाए। सोहल की वो उसको सबसे बड़ी, रॉड्रिगेज के मौत से भी बड़ी चोट थी। जो वॉल्ट रिजर्व बैंक से ज़्यादा सुरक्षित और अभेद्य समझा जाता था, उसे न सिर्फ उसने खोला था, बल्कि जैसे बकिया का मुंह चिढ़ाने के लिए उसने मौजूद उसी चीज़ को नष्ट किया था जो उसकी सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, जिसमें उसकी जान थी। बड़ी कठिनाई से परेरा ने बकिया को वॉल्ट के सामने से हटाया। विमल की उस सबसे करारी चोट को सहलाता हुआ बकिया होटल लौट गया। अपने भाई के लिए जो व्हील चेयर बकिया गोवा से बनवा कर लाया था, वो नाम की व्हील चेयर थी। वास्तव में तो वो एक सीट वाली कार थी, जिसमें कार से कहीं ज़्यादा सुविधाएं और कंट्रोल थे। केवल स्विच दबाने से ही वो आगे दौड़ सकती थी, बैक हो सकती थी, यू टर्न ले सकती थी और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं सरक सकती थी। कुर्सी की पीठ को किसी भी पोजीशन में एडजस्ट किया जा सकता था और पायदान इस कदर ऊंचा उठ सकता था कि कुर्सी पर बैठने के स्थान पर लेटा जा सकता था। बकिया की बुलेट प्रूफ इम्पाला कार की छत पर लगेज कैरियर लगा हुआ था। उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने मिलकर व्हील चेयर को लगेज कैरियर पर रखकर नायलॉन की रस्सियों की सहायता से उसे मजबूती से बांध दिया था। फिर बॉडीगार्ड ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली और बोला, मैं साहब को लेकर आता हूँ, तुम 5 मिनट में कार को मार्की में ला खड़ा करना। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया। गार्ड कार के पास से हटा और लंबे डग भरता हुआ होटल में दाखिल हो गया। 5 मिनट बाद 6 पैक विस्की के नशे में पनाह की तलाश करता बकिया अपने बॉडीगार्ड के साथ जब नीचे पहुंचा तो बाहर उसने अपनी कार न लगी पाई। गाड़ी कहाँ है, वो दहाड़ा। बॉडीगार्ड ने घबरा कर बाहर निगाहें दौड़ाई तो उसने बकिया की इम्पाला को अभी भी पार्किंग में ही खड़ी पाया। उसकी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था और वो बहुत बदहवास दिखाई दे रहा था। बॉडीगार्ड लपक कर उसके पास पहुंचा। क्या बात है, वो बोला, तुम? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ड्राइवर परेशान स्वर में बोला। स्टार्ट नहीं हो रही? क्या मतलब? स्टार्ट नहीं हो रही का मतलब स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छी भली थी ये, अब पता नहीं क्या हो गया है इसे। साले, ये कोई वक्त था गाड़ी खराब करने का? मैंने थोड़ी की है, तो और किसने की है? गाड़ी को चौकस रखने की जिम्मेदारी तेरी है या किसी और की? लेकिन गाड़ी तो एकदम चौकस थी। तभी बकिया भी वहाँ पहुँच गया। वो कभी यूँ होटल की सुरक्षा से बाहर कदम नहीं रखता था, लेकिन उस वक्त वो ऐसी बारीकियों पर निगाह रखने के मूड में नहीं था। क्या हुआ गाड़ी को? वो गरजा। पता नहीं साहब, ड्राइवर थर थर काँपता हुआ बोला। स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? मालूम नहीं साहब, अभी अच्छी भली थी, लेकिन जब स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या अच्छी भली हुई। तभी कंपाउंड में एक मर्सिडीज़ कार दाखिल हुई और ऐन उसके करीब आकर रुकी। कार की पिछली सीट पर अमीरजादा आफ्ताब खान बैठा था। बकिया को देखकर वो तुरंत कार से बाहर निकला। क्या हुआ जनाब? उसने पूछा। साहब कल्याण के लिए रवाना होने वाले थे। जवाब बॉडीगार्ड ने दिया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरी गाड़ी ले जाइए बकिया साहब, खान तुरंत बोला। ठीक है, बकिया भुनभुनाया। शुक्रिया। वो मर्सिडीज़ की पिछली सीट पर सवार हो गया। वो जानता था कि आफ्ताब खान की मर्सिडीज़ भी अपने शीशे और टायरों सहित बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उस पर कल्याण के लिए रवाना होने में कोई हर्ज नहीं था। उस नाजुक घड़ी में खुदाई मदद के तौर पर अमीरजादा आफ्ताब खान के यूं वहां पहुंच जाने पर मनी मन उसका शुक्रगुजार होता हुआ ड्राइवर फुर्ती से इम्पाला से बाहर निकला और उसकी छत पर बंधी व्हील चेयरों की रस्सियां खोलने लगा। बकिया का बॉडीगार्ड और खान का ड्राइवर दोनों उसका हाथ बटाने लगे।
खान मर्सिडीज की बखिया की ओर वाली खिड़की में झुककर बखिया से बातें करने लगा, लेकिन बखिया बातों के मूड में नहीं था। मर्सिडीज की छत पर लगेज कैरियर नहीं था, इसलिए उसकी डिक्की को खोला गया। बड़ी मुश्किल से वो विशाल व्हील चेयर मर्सिडीज की डिक्की में समाई। व्हील चेयर को डिक्की में खपाने की कोशिश में डिक्की का ढक्कन एकदम पूरा ऊपर को उठ गया था और अब वो नीचे नहीं झुकाया जा सकता था। ड्राइवर ने ढक्कन को गाड़ी के निचले भाग से यूं बांध दिया कि रस्सियों के बीच में व्हील चेयर बाहर ना सरकने पाए। फिर बखिया का ड्राइवर मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर सवार हो गया। बॉडीगार्ड आगे उसके साथ बैठ गया। ड्राइवर ने बड़ी फुर्ती से गाड़ी को पहले बैक किया, फिर यू टर्न किया और फिर उसे होटल के कंपाउंड से बाहर भगा दिया। कल्याण में बाज बहादुर बखिया के बंगले में सन्नाटा था। आसमान में आधा चांद निकल आया था, लेकिन वातावरण में छाई हल्की सी धुंध की वजह से उसका प्रकाश वातावरण का अंधेरा दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। विमल कंपाउंड की दीवार के साथ सटी खड़ी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कार के ऐन ऊपर दीवार पर देवाराम लेटा हुआ था। भीतर ड्राइववे के समीप झाड़ियों के एक घने झुंड में उकड़ू हुआ बालेराम दुबका बैठा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। वो तैयार था। 8 कब के बज चुके थे, लेकिन बखिया की कार अभी वहां नहीं पहुंची थी। क्या बखिया का कल्याण आने का प्रोग्राम बदल गया था? क्या उनको दी गई सूचना ही गलत थी? तभी दूर कहीं एकाएक किसी विशाल कार की शक्तिशाली हेडलाइट चमकी और फिर लुप्त हो गई। कुछ क्षण बाद पेड़ों में से छनकर आती रोशनी का आभास उसे फिर मिला। कोई कार उधर की सड़क पर दाखिल हुई थी। वो सावधान हो गया और कुछ क्षण बाद कार मंथर गति से फाटक के भीतर दाखिल हुई। बालेराम सांस रोके उसके समीप आने की प्रतीक्षा करने लगा। कार धीरे धीरे समीप आ रही थी। जिन झाड़ियों में बालेराम छुपा हुआ था वे ड्राइववे के अर्धवृत्त के ऐन सिर पर थी। वहां तक आती कार का मुंह उसकी तरफ था। उसके वहां से घूमते ही उसकी पीठ उसकी तरफ हो गई। बालेराम ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा किया, लेकिन उस क्षण जैसा अपेक्षित था, बालेराम को कार की पिछली सीट पर बैठा बखिया ना दिखाई दिया। उसे पिछली खिड़की तक ना दिखाई दी। कोई गड़बड़ थी। ऐसा कैसे हो सकता था? फिर गड़बड़ उसके जेहन में बिजली की तरह कौंधी। कार की डिक्की में कोई मशीन सी रखी थी, जिसकी वजह से डिक्की का ढक्कन उठा हुआ था और वही बीच में व्यवधान बना हुआ था। हालात को कोसता हुआ बालेराम एकाएक उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर शायद वो डिक्की के ढक्कन से परे बखिया को देख सके। यूं उसे बखिया तो ना दिखाई दिया, लेकिन एक सिर उसे पिछली खिड़की में जरूर दिखाई दिया। बालेराम ने उसी पर फायर झोंक दिया। तत्काल पहले फायर की और फिर शीशा चटकने की आवाज़ वातावरण में गूंजी। बॉडीगार्ड ने वो आवाज़ सुनी। उसने बुलेट प्रूफ कार के बुलेट प्रूफ शीशे के परखच्चे उड़ते देखे। वो तुरंत कार का अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर चलती कार से बाहर कूद गया। अब वो बंगले की तरफ दौड़ती कार और बालेराम के बीच में था। झाड़ियों में खड़े बालेराम को उसने साफ देखा। निहायत तजुर्बेकार बॉडीगार्ड ने अपनी भारी रिवॉल्वर से उसे निसंकोच शूट कर दिया। झाड़ियों की ओट में से उठकर खड़े हो जाने की नादानी ने बालेराम की जान ले ली। तभी बंगले के दरवाजे खुलने लगे और उसमें से लोग बाहर निकलने लगे। फाटक पर खड़ा दरबान भी उधर दौड़ा। दीवार पर लेटे देवाराम ने साफ देखा कि कार पर चलाई गई गोली बखिया को नहीं लगी थी। फिर उसने बॉडीगार्ड की गोली खाकर अपने भाई को धराशायी होते देखा था। बॉडीगार्ड अब झाड़ियों में कदम रख रहा था और कुछ क्षण बाद उसे दीवार पर लेटा देवाराम दिखाई दे सकता था, लेकिन बॉडीगार्ड को देवाराम उसकी उम्मीद से पहले दिखाई दे गया। उसने फायर किया। देवाराम बाल बाल बचा। फिर वो लेटा लेटा ही दीवार की परली तरफ खड़ी कार की छत पर कूद गया। देवाराम कार से फिसला और फर्श पर कूदा। वो जल्दी से विमल की बगल में कार में दाखिल हुआ और आतंकित स्वर में बोला, भागो। बाले, विमल ने कहना चाहा, मर गया, हम बाजी हार गए। विमल ने फौरन कार वहां से भगा दी। बखिया पूरे 5 मिनट भी बंगले में ना रुका। उसने अपने भाई का सिर्फ हाल पूछा, उसे कुर्सी के बारे में बताया और उल्टे पांव बम्बई लौट गया। लौटने से पहले उसने मरने वाले पर एक निगाह जरूर डाली तो बालेराम को उसने फौरन पहचान लिया। बाकी बचे 2, वो विष भरे स्वर में बुदबुदाया। अगले रोज के अखबार में बालेराम की मौत की खबर छपी। पुलिस ने उसे कोई मामूली चोर बताया था, जो कि चोरी की नीयत से बाज बहादुर बखिया के बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुआ था, लेकिन बंगले के लोगों ने उसे देख लिया था और शूट कर दिया था। शांताराम के भाइयों के लिए वो तबाही का दिन साबित हुआ। अभी जीवाराम की लाश से पुलिस से क्लेम नहीं कर पाए थे कि बालेराम हलाक हो गया था। अमीरजादा आफ्ताब खान सुबह देर से उठने का आदी था। कोई खास वजह ना हो तो वो 10 बजे तक तो सोता ही था, बल्कि कई बार दोपहर के बाद तक भी सोता रहता था। लेकिन उस रोज उसे 8 बजे ही उठ जाना पड़ा। बखिया ने उसे पैगाम भिजवाया था कि वो ब्रेकफास्ट उसके साथ करे, उसके स्वीट में, ठीक 9 बजे। उसका वो पैगाम बखिया का बॉडीगार्ड उसके पास लाया था। साहब तो अभी लौटे ही होंगे कल्याण से, उसने कहा था। साहब कल्याण नहीं थे, जवाब मिला था। क्या कल रात वे कल्याण नहीं गए? नहीं। वजह क्या मेरे वाली गाड़ी भी खराब हो चुकी थी? नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों एकाएक उनका मूड उखड़ गया था और वे रास्ते से ही वापस लौट आए थे। आपकी गाड़ी नहीं, साहब का मूड खराब हुआ था। ओह, खान तैयार होने लगा।
बखिया का यूं ब्रेकफास्ट का या लंच का या डिनर का पैगाम आना कोई ऐसी बात नहीं थी जो पहले कभी नहीं हुई हो, लेकिन न जाने क्यों खान फिर भी एकाएक बहुत फिक्रमंद दिखाई देने लगा था। निर्धारित समय पर वो बखिया की स्वीट में पहुंचा। बखिया उससे बगलगीर होकर मिला। वो खुद उसे ब्रेकफास्ट की टेबल पर लेकर गया। खान तनिक आश्वस्त हुआ। 2 वेटरों ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। खान का पसंदीदा ब्रेकफास्ट चिकन सूप, लीवर, किडनी, एग पराठा, कॉफ़ी। वाह! कॉफ़ी के दूसरे कप की चुस्कियों के दौरान बखिया बोला, मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट का। वाकई, खान बोला। बखिया ने बड़े तृप्तिपूर्ण ढंग से कॉफ़ी की एक और चुस्की भरी। कल आप कल्याण नहीं गए? खान बोला। गया था, बखिया बड़े सहज स्वर में बोला। गए थे? खान हैरानी से बोला। लेकिन आपका बॉडीगार्ड तो कहता था कि आपका मूड बिगड़ गया था और आप रास्ते से ही लौट आए थे। उसे ऐसा कहने के लिए बखिया ने कहा था। वजह? एक बात बताओ खान। पूछिए। तुम्हें रॉड्री की मौत का अफसोस है? बहुत ज़्यादा। इतना ही अफसोस तुम्हें मेरी मौत का भी होता। तौबा कहिए बखिया साहब, मौत आए आपके दुश्मनों को। वो तो आ ही गई है, बचे कुचों को भी जल्द आ जाएगी। खान सक पकाया। खान, बखिया बड़े हाथ भाव से बोला, तूने ऐसा क्यों किया? उस अकेले सवाल ने खान को जता दिया कि बखिया को सब मालूम था। उसे अपनी सांसें अटकती महसूस हुई। उसे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। उसे अपना सारा शरीर ठंडा पड़ता महसूस हुआ। उसे अपनी मौत अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। फिर भी वो दिलेरी से बोला, कैसा क्यों किया? तुम्हें मालूम है कैसा क्यों किया। अब पहेलियाँ बुझाने से क्या फ़ायदा? लेकिन मुझे कुछ मालूम तो हो बखिया साहब। तुम्हें कुछ किया, सब कुछ मालूम है। खान, बखिया कुल जहान से ऐसी उम्मीद कर सकता था, लेकिन तुमसे नहीं। बखिया की निगाह में रॉड्री में और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं था। रॉड्री मर गया तो मन ही मन बखिया ने अपनी सारी उम्मीदें तुम्हारे साथ बांध ली थी। बखिया ने समझा था कि उसकी एक बाँह कटी थी तो दूसरी बाँह अभी बाकी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दोस्त की नहीं, एक दुश्मन की बाँह निकली, एक जल्लाद की बाँह निकली। क्यों किया तुमने ऐसा खान? क्या? क्यों दिया तुमने बखिया को धोखा? तुम्हारे अलावा सिर्फ रॉड्री को मालूम था कि बखिया अपने भाई से मिलने कल्याण जा रहा था। रॉड्री मर ना गया होता तो बखिया उस पर भी शक करता, लेकिन उसकी मौत ही उसकी बेगुनाही का सबूत है। बखिया की खिलाफत में वो अगर दुश्मनों से मिला होता तो उसका कत्ल ना होता। खान, सिर्फ तुम्हें मालूम था कि कल रात 8 बजे बखिया ने कल्याण में अपने भाई के बंगले पर होना था, जहाँ की कल रात बखिया की जान लेने की कोशिश की गई। शांताराम के भाइयों में से एक ने बखिया को अपनी गोली का निशाना बनाना चाहा। खान, कबूल करो कि तुम्हारा शांताराम के भाइयों से गठजोड़ है। ये झूठ है, ये सच है। बखिया सांप की तरह फुफकारा, और बहुत कड़वा सच है जो परखा जा चुकने के बाद भी बखिया को हजम नहीं हो रहा। बखिया की कार कल तुमने बिगाड़ी थी ताकि ऐन मौके पर जब तुम अपनी कार उसके सिर थोपो तो वो इनकार ना कर सके। तुम्ही ने अपने बुलेट प्रूफ कार का पिछला शीशा बदलवाया था ताकि उसके रास्ते बखिया को गोली का निशाना बनाया जा सके। ये झूठ है। ये झूठ है कि तुम्हारी कार की पिछली खिड़की में से बुलेट प्रूफ शीशा निकलवा कर उसकी जगह आम मामूली शीशा फिट करवा दिया गया था। नहीं, ये बात सच हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि सामान मेरे कत्ल का किया जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से हमला आप पर हो गया था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी कि तुम्हारी कार का पिछला शीशा बदल दिया गया था? हरगिज़ भी नहीं थी। अगर बखिया ये साबित कर दे कि तुम्हें इस बात की बखूबी खबर थी तो तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे? हाँ, खान बड़ी कठिनाई से कह पाया। उसे आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। बखिया ने किसी शहंशाह की तरह ताली बजाई। फौरन एक वेटर प्रकट हुआ। बगल के कमरे में एक आदमी बैठा है, बखिया बोला। उसे यहाँ बुला कर लाओ। वेटर वहाँ से चला गया। 1 मिनट बाद कमरे में थर-थर कांपते जिस आदमी ने कदम रखा, उस पर निगाह पड़ते ही खान के चेहरे का सारा खून निचुड़ गया। बखिया की गिद्ध जैसी निगाह उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। खान, बखिया बोला, इस आदमी पर निगाह पड़ते ही होश क्यों फाख्ता हो गए तुम्हारे? मैं इसे नहीं जानता, खान कंपित स्वर में बोला। लेकिन ये तुम्हें जानता है, बखिया गरजा। फिर वो उस आदमी की तरफ घूमा। तू इन्हें जानता है? जी हाँ, वो आदमी कांपता हुआ बोला। ये खान साहब है। इनकी मर्सिडीज सर्विसिंग के लिए हमारे गैरेज में आती है। गाड़ी कल आई थी? हाँ, ये खुद लाए थे। उसकी क्या सर्विस की थी तूने? मैंने उसकी पिछली खिड़की का भला चंगा शीशा उतारकर उसकी जगह नया शीशा फिट किया था। खान साहब के कहने पर? हाँ, दफ़ा हो जा। वो आदमी सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भागा। अब क्या कहते हो? बखिया बोला। खान के मुंह से बोलना फूटा। तुमने बखिया के कत्ल का सामान किया, बखिया गरजा। तुमने बखिया की कार बिगाड़ी और ज़बरदस्ती अपनी कार उसके सिर थोपी। तुमने शांताराम के भाइयों को खबर की कि बखिया कल रात कल्याण जाने वाला था। क्यों किया तुमने ऐसा? खान जवाब न दे सका। बखिया बनने के लिए? उसकी बादशाहत हथियाने के लिए? बोलो, जवाब दो। खान क्या जवाब देता? उस व्हील चेयर ने मुझे बचा लिया।
उसकी डिक्की में मौजूदगी की वजह से डिक्की का ढक्कन इतना ऊंचा उठ गया था कि मैं उसकी ओट में आ गया था। इत्तफाक से बखिया बच गया, वरना तुमने अपनी तरफ से तो उसे जहन्नुम रसीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बखिया मर जाता तो तुम्हारी करतूत का पर्दाफाश कभी न होता। बाद में यही समझा जाता कि दुश्मन का निशाना तुम थे, लेकिन मर बखिया गया क्योंकि बदकिस्मती से कल उसने तुम्हारी कार उधार ले ली थी। खान, बखिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। लगता है रॉड्री की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ था। नहीं नहीं खान, जी तो चाहता है कि तेरा सिर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेलूं। जी तो चाहता है कि तुझे मुसल्लम भूनकर खा जाऊं। जी तो चाहता है कि तेरे हाथ पांव काट कर तेरे हलक में घुसेड़ दूं। लेकिन नहीं, बखिया ऐसा नहीं करेगा। तू बखिया के बहुत करीब रहा है, तू बखिया को बहुत अजीज रहा है। तेरी करतूत की पब्लिसिटी में भी बखिया की तौहीन है। खान, बखिया तुझे उस कुत्ते की मौत नहीं मारेगा जिसका कि तू हकदार है। बखिया तुझे बहुत आसान मौत मारेगा। मुझे माफ़ कर दो। खान का धीरज छूट गया। वो एकाएक आंत्रनाद करता हुआ बोला, बखिया तुझे एक शरीफ आदमी की मौत मारेगा, अमीरजादा आफ्ताब खान। बखिया सांप की तरफ फुफकारा, तू शरीफ आदमी नहीं, लेकिन बखिया तुझे शरीफ आदमी की मौत मारेगा। बखिया तुझे शरीफ आदमी की मौत मार चुका है। क्या? खान आतंकित स्वर में बोला, तेरी कॉफ़ी में जहर था, घातक जहर, जानलेवा जहर। अपने बनाने वाले से रूबरू होने की तैयारी कर ले, अमीरजादा आफ्ताब खान। नहीं, खान बच्चे की तरह बिलक कर बोला, नहीं नहीं। खुदा करे, बखिया नफरत भरे स्वर में बोला, तेरे जैसे दगाबाज यार की आत्मा जहन्नुम की आग में झुलसे। नहीं नहीं। आमीन आमीन। खान ने मेज पर हाथ मारा और अपने सामने रखा कॉफ़ी का कप परे फेंक दिया। वो अपने स्थान से उठा और लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। बखिया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अपने होठों पर एक जहर भरी मुस्कुराहट लिए वो उसे वहाँ से जाता देखता रहा। खान दरवाजे से अभी कई कदम दूर था कि एकाएक वो थमक कर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ उसके गले पर पड़े, उसकी आंखें बाहर को लौटने लगी और उसकी सूरत से यूं लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। फिर अगले ही क्षण वो जहाँ खड़ा था वहीं गिरकर मर गया। बखिया ने खान की लाश गायब करवा दी और उसके बारे में ये कहलवा दिया कि उस सुबह उसे एकाएक दुबई के लिए रवाना हो जाना पड़ा था। खान यूँ एकाएक दुबई जाता ही रहता था, इसलिए उसके उस रोज़ भी दुबई के लिए रवाना हो जाने में कंपनी के किसी ओहदेदार को कोई असाधारण बात न लगी। बखिया की निगाह में अभी भी खान की मौत को राज रखना जरूरी था। आखिर अभी उसने अपने बाकी दुश्मनों को भी तो पहचानना था। फिर दोपहर तक शांताराम के भाइयों के खिलाफ तकदीर ने ही बखिया का दाव चल दिया। रॉड्रिगेज के बंगले की सीढ़ियों पर देवाराम ने जिन गार्डों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था उनमें से एक मरा नहीं था, केवल गंभीर रूप से घायल हुआ था। वो वही गार्ड था जो सोमानी के वहाँ आगमन पर रॉड्रिगेज को ऊपर उसके बेडरूम में उसकी खबर देने गया था। रॉड्रिगेज के बंगले पर क्या ड्रामा हुआ था ये जानने की खातिर खुद मैक्सवेल परेरा अस्पताल में मौजूद था। गार्ड बेहोश था और उसके सिरहाने एक अधेड़ एसएसआई बैठा था। परेरा को एसएसआई की कोई खास परवाह नहीं थी। अपने प्यादों के साथ गलियारे में बैठा वो गार्ड के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर बाद पहली बार गार्ड के शरीर में हरकत हुई। इसकी हालत अभी भी नाजुक है, डॉक्टर चेतावनी भरे स्वर में बोला। इसलिए एसएसआई बोला, इसका बयान लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बड़ी हद 2 मिनट के लिए आपको इससे बात करने की इजाज़त दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे 2 मिनट से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। परेरा कमरे की चौखट के पास खड़ा सारा वार्तालाप सुन रहा था। डॉक्टर के गार्ड के पलंग के पास से हटते ही वो झपटकर भीतर दाखिल हुआ। आप ज़रा इधर आइए, वो एसएसआई से बोला। क्यों? एसएसआई की भुकुटी तन गई। अरे आओ तो, परेरा एसएसआई को बाहों से पकड़कर जबरन एक और घसीटता हुआ बोला। एसएसआई उसके साथ खिसटता चला गया। परेरा उसे बरामदे में ले गया। क्या है? परेरा के व्यवहार से हड़बड़ाए एसएसआई अपने स्वर में अधिकार का पुट भरने का असफल प्रयत्न करता हुआ बोला। परेरा ने अपनी जेब से 100 की 5 नोट निकाले और उन्हें जबरन एसएसआई की मुट्ठी में ठूंसता हुआ बोला, जाओ ज़रा चाय पी कर आओ। क्या? एसएसआई ने आंखें निकाली। सुना नहीं? परेरा घुड़क कर बोला, ज़रा बाहर टहल कर आओ। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? एसएसआई पूर्ववत आंखें निकालता हुआ बोला। हाँ, एसएसआई हड़बड़ाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। ये कंपनी का आदमी है? वो बोला। हाँ, और तुम? मैं भी कंपनी का आदमी हूँ। मेरे लिए इसका बयान लेना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ इसके सिरहाने बैठा हूँ। ज़रूर होगा। बयान लेने से कौन रोक रहा है तुम्हें? जी भर के बयान लेना। मैं तो ये कह रहा था कि सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो, इतनी देर में तो टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं? लेकिन ये, उसकी मुट्ठी में ठूसे नोटों की तरफ देखा। कम है? हाँ। परेरा ने 5 नोट उसे और दिए। मैं ज़रा धार मारने जा रहा हूँ, लेकिन वो चेतावनी भरे स्वर में बोला, मैं 5 मिनट में ही वापस लौट आऊँगा। 4 मिनट में लौट आना बाप, अब टलो तो।
नोटों वाला हाथ वर्दी में ठूसता हुआ एसएसआई गलियारे में आगे बढ़ गया। परेरा वापस कमरे में घुसा। आपका, वो भीतर मौजूद नौजवान डॉक्टर से बोला। ऑफिस में फ़ोन है। क्या? डॉक्टर हड़बड़ाया। आपका ऑफिस में फ़ोन है, सुनकर आइए। लेकिन परेरा ने 2 प्यादों को संकेत किया। दोनों प्यादे डॉक्टर के दाएं बाएं पहुंच गए। आइए, एक बड़ी सभ्यता से बोला। लेकिन डॉक्टर ने फिर कहना चाहा। आप आइए तो सही, आपकी लेकिन का भी इलाज करते हैं। प्यादों के बीच मंत्रमुग्ध सा डॉक्टर बाहर को खिसकता चला गया। परेरा लपक कर पलंग पर पड़े गार्ड के करीब पहुंचा। अली, अली, वो उसके ऊपर झुकता हुआ व्यग्र भाव से बोला। मैं परेरा हूँ, मैक्सवेल परेरा, मेरी बात सुन रहे हो? गार्ड ने होठ फड़फड़ाए, लेकिन उनमें से कोई आवाज़ ना निकली। उसने एक बार आंखें खोली और फिर बंद कर ली। अली, अली, कल रॉड्रिगेज साहब की कोठी पर क्या हुआ था? उसने जवाब न दिया। मेरी बात सुन रहे हो अली? हाँ। गार्ड के मुंह से ऐसी धीमी आवाज़ निकली कि उसे सुनने की कोशिश में परेरा को उसके ऊपर झुककर उसके मुंह के सामने अपना कान कर देना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। कल क्या हुआ था? सोमानी आया। परेरा सोमानी को जानता था। क्यों आया सोमानी? शांताराम के भाई। हाँ, बोलो, क्या हुआ शांताराम के भाइयों को? बरसोवा में मछुआरों की बस्ती में। शांताराम के भाई वर्सोवा में मछुआरों की बस्ती में है? हाँ। बस्ती में कहाँ? गार्ड ने उत्तर न दिया। अली, शांताराम के भाई बस्ती में कहाँ है? अली, बोलो, जवाब दो। गार्ड जवाब न दे सका। उसके बाद उसके मुंह से बोल न फूटा। परेरा सीधा हुआ। डॉक्टर को बुलाओ, वो एक प्यादे से बोला। डॉक्टर बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच गया। उसके पीछे पीछे ही एसएसआई ने भीतर कदम रखा। ये तो, परेरा बोला, कुछ भी नहीं बोल पा रहा। डॉक्टर गार्ड के करीब पहुँचा। उसने गार्ड का मुआयना किया। ये तो मर गया। फिर वो बोला। ओह, परेरा बोला, बहुत बुरा हुआ। एसएसआई ने घूर कर उसे देखा। बेचारा, परेरा बोला, जिंदा रहता तो शायद कुछ बता पाता कि उसे किसने गोली मारी थी। ये कुछ भी नहीं बोला था? एसएसआई बोला। ना, परेरा लापरवाही से बोला। एक अक्षर भी नहीं फूटा था मुंह से। कमाल है, डॉक्टर तो कहता था कि वो बोल सकता था और अपना बयान दे सकता था। डॉक्टर तुम्हारे सामने मौजूद है, इससे पूछो ये ऐसा कैसे कह सकता था। तब तक मैं ज़रा चाय वाय पी कर आता हूँ। परेरा लंबे डग भरता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। वो सीधा बखिया के पास पहुँचा। उसने वो महत्वपूर्ण खबर बखिया को सुनाई। बॉस, वो खेदपूर्ण स्वर में बोला, अफसोस है कि दम तोड़ने से पहले अली उस मकान का नंबर ना बता सका जिसमें कि। कोई बात नहीं, बखिया गर्जा, इतनी जानकारी भी कम नहीं। परेरा, यस बॉस, सारी बस्ती को घेर लो, एक एक मकान की तलाशी लो। वे हरामजादे फिर भी बस्ती में ढूंढने से ना मिले तो सारी बस्ती में आग लगा दो। सिवरी में मिनर्वा स्टूडियो के पास विमल के उस सप्लायर की दुकान थी जिससे वो अब तक तरह तरह की पोशाकें, मेकअप का सामान और अन्य प्रॉप्स हासिल कर पाया था। विमल उस वक्त उस दुकान के भीतर था। मारियो, जिमी और बाबू सड़क के पार अपनी कार में मौजूद थे। विमल का वर्सोवा से पीछा करते हुए वे वहाँ पहुँचे थे, लेकिन विमल उनसे बेखबर था। वॉल्ट में हुए बम विस्फोट की खबर जंगल की आग की तरह बम्बई के अंडरवर्ल्ड में फैली थी। आम धारणा यही थी कि बखिया की लिटिल ब्लैक बुक वॉल्ट के भीतर भस्म हो चुकी थी। जिन्होंने वॉल्ट खुलने के बाद बखिया की सूरत पर निगाह डाली थी, उन्हें इस बात की गारंटी थी कि वो तोता उड़ चुका था जिसमें कि बखिया की जान थी। मारियो की अभी भी यही रट थी कि विमल ने वॉल्ट खोल लिया था और डायरी वो ले उड़ा था। ऐसा ना हुआ होता तो उसका सुवेगा के ऑफिस में जाने का मकसद ही क्या था? वॉल्ट नहीं खुल सकता। बाबू भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था। अबे साले, मारियो झल्ला है, वॉल्ट को खोले बिना वॉल्ट के भीतर बम कैसे रखा जा सकता था? ये सब मैं नहीं जानता। नहीं जानता तो चुप रहे, लेकिन इतना जानता हूँ कि कोई बाहरी आदमी वॉल्ट नहीं खोल सकता। अगर कोई बाहरी आदमी वॉल्ट नहीं खोल सकता तो भीतर बम क्या जोशी ने रखा होगा? हाँ, क्या हाँ, भीतर बम जोशी ने रखा होगा। क्यों? ये मुझे नहीं मालूम। मारियो ने मुंह बिचकाते हुए उसके स्वर की नकल उतारी। इतना मुझे गारंटी से मालूम है कि जोशी के अलावा उस वॉल्ट को कोई नहीं खोल सकता। थोबड़ा बंद, मारियो दहाड़ा। बाबू चुप हो गया। बाप, जिमी बोला, वैसे सुना तो अपुन ने भी ऐसा ही है। मैंने भी सुना है, अक्खई बम्बई ने सुना है, मारियो बोला। लेकिन तुम्हें क्या ये बात जचती है कि वॉल्ट में बम जोशी ने रखा होगा? नहीं तो फिर? लेकिन ये भी नहीं जचती कि सोहल वॉल्ट खोलने में कामयाब हो गया होगा। फ़र्ज़ करो वो वॉल्ट खोलने में कामयाब हो गया है, लेकिन बहस बाद में करना, पहले फ़र्ज़ करो। अच्छा किया। उस सूरत में विमल ने वॉल्ट में से लिटिल ब्लैक बुक निकाली होगी या नहीं? बखिया में और उसमें जो वॉर छिड़ी हुई है उसको निगाह में रखते हुए सोचा जाए तो ज़रूर निकाली होगी। दुरुस्त। अब ये नायाब चीज़, ये बखिया के खिलाफ इस्तेमाल हो सकने वाला धांसू हथियार क्या इस वक्त विमल के पास नहीं होगा? बाप,
डायरी उनके बरसोवा वाले ठिकाने पर भी हो सकती है। मैं नहीं मानता कि सोहल यूँ डायरी का गम खा जाएगा। मेरे हिसाब से तो सोहल उस डायरी को हर घड़ी अपने कलेजे से लगा कर रखेगा। बाप, तुम ये कहना चाहते हो कि डायरी इस वक्त सोहल के पास होगी? डायरी इस वक्त हर वक्त सोहल के पास होगी और सोहल अकेला हमें पहली बार दिखाई दे रहा है। ऐसा मौका हो सकता है दोबारा हमारे हाथ ना आए। तुम्हारा मतलब है कि इसके सामने दुकान से बाहर निकलते ही हम इस पर झपट पड़े और यहाँ नहीं इडियट, तो कहाँ? रास्ते में, इसके वर्सोवा पहुँचने से पहले। यहाँ की भीड़ में नहीं, वहाँ की उजाड़ में। अगर डायरी इसके पास ना हुई तो कम से कम ये सस्पेंस तो ख़त्म होगा कि लिटिल ब्लैक बुक को वो अपने कलेजे से लगाए फिर रहा है या नहीं। ठीक है, वो विमल की दुकान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। वर्सोवा की बस्ती मुकम्मल तौर से घेर ली गई। वहाँ उतने आदमी नहीं रहते थे जितने की कंपनी के प्यादे अपने सिपह सालार मैक्सवेल परेरा की अध्यक्षता में शांताराम के भाइयों और सोहल की फिराक में वहाँ पहुँच गए। आनंद फानंद शांताराम के दो बाकी बचे हुए भाई तुकाराम और देवाराम कंपनी के गिरफ्त में आ गए। विमल संयोगवश वहाँ नहीं था, इसलिए बच गया, और वागले इसलिए बच गया क्योंकि कंपनी के प्यादों की फौज में से उसे जानने पहचानने वाला कोई नहीं था। पीछे उस मकान और बस्ती की कड़ी निगरानी का इंतजाम करके कंपनी का सिपह सालार अपने बंदियों तुकाराम और देवाराम के साथ वहाँ से रवाना हो गया। विमल की गिरफ्तारी की भी अब उसे पूरी गारंटी थी। आखिर विमल ने लौटना तो वहीं था। आगे की कहानी खून के आंसू में जारी। तो दोस्तों, ये था मौत का नाच नॉवल का आखिरी पार्ट। ये नॉवल आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।